आप सभी को नमस्कार। एसडीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स इन पीएचपी के बारे में। आज का अपना टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन पीएचपी अथवा पीएचपी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिन्हें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। जनरली जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो जिस क्रम में प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं उसे एग्जीक्यूशन फ्लो कहा जाता है प्रोग्राम का। नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो की बात करें तो किसी भी प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो सभी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन ऊपर से लेकर नीचे तक एग्जीक्यूट करना होता है। अर्थात किसी भी प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो में प्रोग्राम में लिखे हुए सभी स्टेटमेंट्स ऊपर से नीचे की तरफ वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। परंतु कोई भी प्रोग्राम या सभी प्रोग्राम साधारण अथवा नॉर्मल प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जब हमें प्रोग्राम के नॉर्मल अथवा नेचुरल एग्जीक्यूशन फ्लो को ब्रेक करना होता है, जिसमें हमें किन्हीं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन से रोकना होता है तथा दूसरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है। अर्थात हमारे सामने कोई परिस्थिति होती है जिसके आधार पर हमें निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेना होता है कंडीशन के ट्रू अथवा फॉल्स होने के आधार पर कि हमें आगे क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में हमें एक स्टेटमेंट अथवा एक भाग को छोड़ना होता है और दूसरे भाग को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इस प्रकार के कार्य किए जाने के लिए जहाँ पर हम नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर सकें, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहलाते हैं अथवा इन्हें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। PHP allows us to perform actions based on some type of conditions that may be logical or comparative. Based on the result of these conditions, either true or false, an action would be performed as asked by user. It's just like two-way path. If you want to something, then go this way or else turn that way. कहने का तात्पर्य है कि PHP हमें कंडीशंस के आधार पर निर्णय लेने के लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जो है वो प्रदान करता है, या PHP में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की सुविधा दी गई है जहां पर किसी कंडीशन को आधार बनाकर उसके सत्य या असत्य होने के आधार पर हम कोई एक्शन ले सकते हैं। आइए देखते हैं PHP में कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अथवा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा इफ एल्स अथवा इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट और चौथा है स्विच स्टेटमेंट। आइए इन्हें डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट अलाउज अस टू सेट ए कंडीशन ऑन बीइंग ट्रू द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ कोड एनक्लोज्ड विद इन विल बी एग्जीक्यूटेड। ये स्टेटमेंट हमें प्रोग्राम में कंडीशन रखने की अनुमति देता है जिसके ट्रू होने के पर हम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंटेक्स से समझते हैं। इफ़ और उसके आगे जो है पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी जाएगी। उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेस, जिसको ओपनिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट कह सकते हैं, और उसके बाद इफ़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस कोड। यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे जिन्हें हमें कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद क्लोजिंग करली ब्रेस या क्लोजिंग ऑफ इफ ब्लॉक। एग्जांपल लें तो एग्जांपल में आप देखिए हमने एक वेरिएबल लिया है $x = 12। उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। यदि x क्या है 0 से बड़ा है तो हम क्या करना चाहते हैं, इको द नंबर इज़ पॉजिटिव। क्या प्रिंट करना चाहते हैं, द नंबर इज़ पॉजिटिव। कब?
अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। आउटपुट में आप देख पा रहे हैं द नंबर इज़ पॉजिटिव लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 12 है जो कि क्या है, 0 से ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू 0 से कम होती तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता। कंडीशन के फॉल्स होने की स्थिति में प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इफ़ ब्लॉक के बाद में लिखे हुए स्टेटमेंट पे चला जाता है स्वतः ही। दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। अगला स्टेटमेंट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। वी अंडरस्टूड दैट इफ़ ए कंडीशन विल बी होल्ड ट्रू then the block of code within if will be executed, but what if the condition is not true and we want to perform an action? हमने पहले if स्टेटमेंट में देखा कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद में लिखे हुए if ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तब क्या? तो इसी समस्या के समाधान के लिए दूसरा स्टेटमेंट है, वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें इफ़ के दो ब्लॉक बनाए गए हैं, इफ़ पार्ट और एल्स पार्ट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सिंटेक्स देखते हैं। इफ़, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ इफ़ ब्लॉक, इफ़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस कोड। यहाँ पर वो कोड लिखे जाएंगे जो ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा। क्लोजिंग ऑफ इफ़ ब्लॉक, एल्स। अब यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा, और एल्स ब्लॉक में हमने लिखा इफ फॉल्स देन एग्जीक्यूट दिस कोड। यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे जो कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करने हैं। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है $x इक्वल्स टू -12। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम लिख रहे हैं द नंबर इज़ पॉजिटिव। कब हो? ये कब हो? जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। एल्स पार्ट में हमने लिखा है द नंबर इज़ नेगेटिव। ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होने का, स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने का जो तरीका है वो हम पहले इफ़, सिंपल इफ़ में देख चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए x इज़ ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू हमने कितनी रखी है, -12। -12 जो कि 0 से क्या है, छोटा है, तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आप देखेंगे आउटपुट में लिखा हो रहा है द नंबर इज़ नेगेटिव, जबकि यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, पॉजिटिव वाला भी लिखा है और नेगेटिव वाला भी लिखा है, लेकिन जो प्रिंट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, द नंबर इज़ नेगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना है कंडीशन के ट्रू होने या फॉल्स। अगर ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। चूँकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए जो है वो दूसरा वाला ब्लॉक एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और आपका आउटपुट आ रहा है द नंबर इज़ नेगेटिव। अब इसका फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हैं राइट साइड में। टेस्ट एक्सप्रेशन से तात्पर्य यहाँ पर कंडीशन से हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देखिए एरो का साइन किस तरफ जा रहा है, बॉडी ऑफ इफ़ की बॉडी की तरफ जा रहा है या इफ़ ब्लॉक की तरफ जा रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, राइट साइड में जो एरो बना हुआ है टेस्ट एक्सप्रेशन के, वो बॉडी ऑफ एल्स पे जा रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो किस तरफ चला जाएगा, एल्स के पार्ट में चला जाएगा, और वहाँ से वो जो स्टेटमेंट है वो बाद में इफ़ अथवा एल्स ब्लॉक के बाद में लिखे हुए स्टेटमेंट पर चला जाएगा। दोनों पोर्शन में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, डिपेंड ऑन वेदर द कंडीशन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, अथवा इसे इफ़ एल्स लैडर भी कहा जाता है। दिस अलाउज अस टू यूज़ मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। वी यूज़ this when there are multiple conditions of true cases. if else ladder अथवा if else स्टेटमेंट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमारे सामने एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और उसके आधार पर हमें निर्णय लेना होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स के आधार पर उसकी डिवीज़न निर्धारित करने की समस्या दी जाती है प्रोग्राम के रूप में करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी डिवीज़न अथवा ग्रेड तय करने के लिए परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं। जैसे 60% है या उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 अथवा उससे ज़्यादा है तो सेकंड डिवीज़न, 36 या उससे ज़्यादा यानी 50 तक है तो थर्ड डिवीज़न, और उससे नीचे फेल। तो इस प्रकार आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप ऐसा नहीं है कि अगर किसी के 60% से कम है तो उसको सीधा सेकंड डिवीज़न दे देंगे।
आपके पास थर्ड डिवीज़न भी है, आपके पास फेल का निर्णय भी है। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें, या इस समस्या को समाधान के लिए हमें प्रोग्राम में इफ़ एल्स लेटर जो है वो हेल्प करता है। आइए सिंटेक्स देखते हैं। इफ़, उसके बाद कंडीशन, पहली कंडीशन, और इफ ब्लॉक में इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस कोड। अगर कंडीशन पहले वाली इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और आपको दूसरी कंडीशन और चेक करनी है तो वो किस में लिखेंगे, हम एल्स इफ पार्ट में लिखेंगे। एल्स इफ, फिर से कंडीशन जो आपको नई कंडीशन देनी है, अगर ट्रू है तो यहाँ वहाँ लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगेन आपके पास अगर कोई कंडीशन है तो फिर से एल्स इफ आएगा, वहाँ पर आप कोई कंडीशन लिख सकते हैं और उसके बाद उसके पार्ट में जो आपको एग्जीक्यूट कराना है वो कोड लिखेंगे। अंत में जब आपके पास कोई कंडीशन नहीं बचती है और आपको कोई डिफॉल्ट निर्णय लेना है, जब कोई भी कंडीशन सत्य नहीं होती है तो वो पोर्शन एल्स पोर्शन में लिखा जाएगा। एल्स इफ फॉल्स देन एग्जीक्यूट दिस कोड। अगर सारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। उपरोक्त लिखे हुए ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सभी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जिस ऊपर से चलेंगे, अगर इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले और वो ट्रू हो गई तो बाकी ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा एल्स इफ का, उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ का। आपके पास जितनी कंडीशंस हैं उतने एल्स इफ आप इसमें लगा सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। आइए उदाहरण से देखिए, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है। $x इक्वल्स टू अगस्त, एक वेरिएबल लिया है x जिसकी वैल्यू हमने रखी है अगस्त, जिसे हम अलग अलग कंडीशन के साथ चेक करेंगे। यहाँ हमने दो कंडीशन ली है बेसिकली। पहला हमने इफ़ ब्लॉक लिया है, इफ़ x इक्वल्स टू जनवरी, यानी x की वैल्यू अगर क्या है, जनवरी है, देन इको हेल्प हैप्पी रिपब्लिक डे, क्या प्रिंट हो, हैप्पी रिपब्लिक डे। फिर हमने लिया है एल्स इफ x इक्वल्स टू अगस्त, अगर x की वैल्यू अगस्त है तो क्या प्रिंट हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एल्स नथिंग टू शो, और अगर वो ना ही जनवरी है और ना ही अगस्त है तो क्या प्रिंट हो जाए, नथिंग टू शो। तो आप यहाँ देख रहे हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। इट मीन्स हमने x की वैल्यू क्या ली थी, अगस्त ली थी, तो इफ़ वाली जो कंडीशन है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हुई, x इक्वल्स टू जनवरी फॉल्स हुई, तो कंट्रोल कहाँ आ गया, एल्स इफ पार्ट पे आ गया, जहाँ उसने दोबारा चेक किया x इक्वल्स टू अगस्त, और यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो एल्स इफ वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, और हैप्पी इंडिपेंडेंस जो है डे जो है वो आउटपुट में हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये भी फॉल्स होता तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता। तो यहाँ जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस होती है वहाँ पर हम इफ एल्स लेटर का उपयोग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हैं साइड में, जहाँ पर हमने अलग अलग टेस्ट एक्सप्रेशन रखे हैं। जैसे पहली टेस्ट एक्सप्रेशन 1 यानी कंडीशन 1 अगर ट्रू हुई तो जो स्टेटमेंट है आपने जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा उससे संबंधित। अगर फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू हुई तो उससे संबंधित स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर वो फॉल्स हुई यानी नो हुआ तो अगली कोई कंडीशन है तो वो चेक होगी, अगर ट्रू हुई तो उससे संबंधित स्टेटमेंट चेक होंगे, इस प्रकार। और अगर सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद जो है वो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इफ ब्लॉक के बाहर वाले जो स्टेटमेंट है उस पर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। द स्विच परफॉर्म्स इन वेरियस केसेस, इट हैज़ वेरियस केसेस टू विच इट matches the condition and appropriately executes a particular case block. It first evaluates an expression and then compares with the values of each case. If a case matches, then the same case is executed. To use switch, we need to get familiar with two different keywords, namely break and default. तो स्विच केस है वो भी एक मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। रादर देन गिविंग ए कंडीशन देने के बजाय इसमें हम एक एक्सप्रेशन के रिजल्ट को विभिन्न दिए गए केस रिजल्ट के साथ मैच करते हैं। जिस केस रिजल्ट के साथ या जिस केस की वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन का रिजल्ट मैच हो जाता है
उस केस से संबंधित स्टेटमेंट इसमें क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे हम अभी पिछला हमने ब्लॉक देखा, उसमें मल्टीपल कंडीशंस दी जा रही थी, तो जहां पर मल्टीपल कंडीशंस दी जाती है वहां पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो क्या होता है, स्लो होता है। तो उससे बचने के लिए हम जो है यहाँ पर या मल्टीपल कंडीशंस देने के बजाय वहाँ पर जहाँ पर मल्टी वे डिसीजन मेकिंग होता है वहाँ पर हम स्विच केस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें बजाय कंडीशन के किसी एक एक्सप्रेशन के रिजल्ट को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है विभिन्न दी गई केस वैल्यूज के साथ। तो स्विच केस पर हम आगे बढ़े उससे पहले हमें दो कीवर्ड के बारे में समझ लेना जरूरी है। एक है ब्रेक और दूसरा है डिफॉल्ट। The break statement is used to stop the automatic control flow into the next case and exit from the switch case. ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग प्रोग्रामिंग में किसी ब्लॉक से बाहर जाने के लिए होता है, अनकंडीशनली बाहर जाने के लिए। तो स्विच केस के में भी यहाँ पर जो है, जहाँ पर केस वैल्यू मैच हो जाती है उसके बाद आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उससे हमें बाहर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और इसी तरीके से अगला जो कीवर्ड है वो क्या है, डिफॉल्ट। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट कंटेन्स द कोड दैट वुड एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द केस मैच। ये एल्स की तरह है इफ ब्लॉक में, कि अगर स्विच केस में दी गई सभी वैल्यू किसी भी वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन का रिजल्ट मैच नहीं होता है तो अंत में फिर क्या एग्जीक्यूट होता है, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स लेते हैं। यहां पर सिंटेक्स मैंने लिखा है स्विच कीवर्ड और आगे लिखा है एन। एन कोई इंटीजर नंबर हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकती है जो किसी इंटीजर वैल्यू को या स्ट्रिंग वैल्यू को या आपके कैरेक्टर वैल्यू को क्या करती हो, इवेलुएट करती हो। उसके बाद स्विच कर्ली ब्रेस स्टार्ट यानी स्विच ब्लॉक स्टार्ट केस स्टेटमेंट 1, या स्टेटमेंट 1 की जगह आप वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं, केस वैल्यू 1। यानी यहां पर वो पहली वैल्यू लिखी जाएगी जिसके साथ आप एन की वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं। अगर वो वैल्यू यहाँ पर मैच हो गई तो इस ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन इक्वल्स टू स्टेटमेंट 1। अगर एन की वैल्यू स्टेटमेंट 1 के साथ यानी स्टेटमेंट 1 की जगह पर जो वैल्यू लिखी जाएगी उसके साथ मैच होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद लिखा है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है फिर कंट्रोल जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और तुरंत बाहर चला जाएगा। अगर वो वैल्यू मैच इसके साथ नहीं हुई तो फिर दूसरा केस लिखा है केस स्टेटमेंट 2, उसके साथ मैच किया जाएगा एन को, एन की वैल्यू को। अगर उसके साथ मैच हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ कोड अथवा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और फिर वहाँ से ब्रेक लगा है तो वहाँ से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बाहर। इस प्रकार 1 बाय 1 केसेस मैच किए जाएंगे और जिस केस के साथ वैल्यू मैच हो गई उस केस के आगे लिखे हुए या उस केस के ब्लॉक के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और अंत में अगर किसी भी केस के साथ वैल्यू मैच नहीं होती है तो अंत में लिखा है डिफॉल्ट। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन नॉट इक्वल्स टू एनी केस। अगर एन स्विच के साथ लिखे हुए एन की वैल्यू किसी भी केस के साथ मैच नहीं होती है तो फिर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट वाला। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, एक वेरिएबल लिया है $n जिसकी वैल्यू हमने रखी है 1। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को शुरू किया है, स्विच $n। पहले केस की वैल्यू हमने 1 रखी है, केस 1 इको इट्स संडे। उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। दूसरा केस 2, अगर केस की वैल्यू 2 होती है यानी एन की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है तो क्या प्रिंट हो, इको इट्स मंडे, देन ब्रेक, बाहर चला जाए। केस 3 इको इट्स ट्यूसडे, ब्रेक। केस 4 इको इट्स वेडनेसडे, ब्रेक। केस 5 इको इट्स थर्सडे, ब्रेक। केस 6 इको इट्स फ्राइडे, ब्रेक। केस 7 इको इट्स सैटरडे, ब्रेक। डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट हो जाए, रॉन्ग चॉइस। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एन की वैल्यू है उसको केस के सामने लिखी वैल्यू के साथ मैच किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू हमने 1 ली है तो वो चूँकि पहले केस की जो वैल्यू है 1 उसी के साथ मैच हो जाती है, तभी आउटपुट में आप देख रहे हैं क्या लिखा आ रहा है, इससे संडे। अगर आप यहाँ एन की वैल्यू को 3 दे देंगे तो वो पहले केस के साथ मैच नहीं होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा, तीसरे केस के साथ मैच होगा तो क्या आ जाएगा, इट्स ट्यूसडे। अगर आप एन की वैल्यू क्या देते हैं, 3 देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात है, ध्यान रखिए केस की जो वैल्यू है वो कई विद्यार्थी ये मान बैठते हैं हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से चलती है। ये कदापि आवश्यक नहीं है। केस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
आपके समस्या के आधार पर, जैसे मान लीजिए आप किसी रंग की वैल्यू रखते हैं, इसमें आप लिख देते हैं कोई डॉलर कलर इक्वल्स टू रेड, और फिर आप लिख देते हैं केस रेड इट्स रेड, केस येलो इट्स येलो। तो आप केस की वैल्यू को किसी कलर का नाम भी दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि केस की वैल्यू का कदापि कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा 1 2 3 ही हो। वो आपकी समस्या के अनुसार या आपकी समस्या के रिजल्ट, कोई सा भी रिजल्ट हो सकता है समस्या का जिसको आप इवेलुएट करना चाहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव कमेंट करके दे सकते हैं। धन्यवाद।